हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमन शेखावत। वेलकम टू इंडसेड। जो हम लोग बात करते हैं क्लास 10th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, उसके अंदर हमने चीज़ें देखी कि जो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है ना, उसके बाद में सब लोगों के यहाँ पे एक चीज़ स्प्रेड होने लग गई है कि नहीं, हमें भी एक नेशन स्टेट बनना है, हमें मल्टी डायनेस्टिक रूल हटाना है। ये सब चीज़ें वहाँ पे चली जा रही थी। तो अब एक चीज़ है कि यूरोप में जो नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा है, उसके पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ था। यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो क्लियर फर्स्ट एक्सप्रेशन था टुवर्ड्स नेशनलिज्म। वहाँ पे हमने देखा किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, काफ़ी सारे चेंजेस आने लग गए थे। वहाँ से मोनार्की जो है अबॉलिश कर दी गई है, फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, एक कन्वेंशन पास होता है जिसमें जो सिटीजन्स और मेंस को काफ़ी सारे राइट्स दिए हैं, केवल मेंस को, मतलब वुमेन्स को किसी तरह के राइट्स वहाँ पे नहीं दिए गए, सारे वोटिंग राइट्स वगैरह जो ऐसे लोगों को दिए गए जिनके पास में प्रॉपर्टी थी। ये चीज़ें हमने देख ली थी। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि एक जैकोबिन क्लब्स बने थे, फिर डायरेक्टरी रूल आया था, उसके बाद में नेपोलियन आ गया। नेपोलियन आने के बाद में सिचुएशन आप देखोगे कि उसने क्या बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए। उसने फाइनली पूरी तरीके से ये जो है मोनार्की हटा दी थी, पूरी तरह से ट्रेड वगैरह बहुत इजी कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही थी यूरोप को, कि जिस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं वहाँ पे, उसी तरह हमारे यूरोप की जो सारी कंट्रीज़ है उसमें भी क्या है, रिफॉर्म्स होने चाहिए, चेंजेस आने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऐसे कौन कौन से फीचर्स थे जो कि यूरोप में नेशनलिज्म को जो है इम्पैक्ट कर रहे थे। तो अब पहली तो है कि वहाँ के फ्रेंच, हमने पहले जो क्लास 9th में हम पढ़ के आए थे, वहाँ हमने क्या देखा था कि जो एक फ्रेंच सोसाइटी है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ गए थे। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसने यूरोप के अंदर जो सारी कंट्रीज़ है उनके अंदर ये आइडिया कैसे स्प्रेड किया था कि एक नेशन स्टेट बनना है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था टुवर्ड्स नेशनलिज्म, और उसके बाद में बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना वो भी चाहती थी कि हमारे यहाँ पे नेशनलिज्म आ जाए और ये मल्टी डायनेस्टिक रूल खत्म हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज चाहती थी कि हम भी नेशन स्टेट पढ़ें, मतलब बन जाएं। तो अब इसमें देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था 1789 में, जो हम कहते हैं कि बास्टाइल जो वहाँ पे अटैक हुआ था, जो हम 14 जुलाई 1789, उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, लोगों को फिर रेवोल्यूशन के उस पर चले जा रहे थे वो लोग। तो इसलिए हमने कहा फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 वाज अ फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। अब मतलब धीरे धीरे क्या है, नेशनलिज्म का एक हम लोग कहते हैं ना बहुत क्लियर एक्सप्रेशन था। अब लोग बाग जो है अब मोनार्की को अबॉलिश करना चाहते थे सीधे सीधे, और चाहते थे कि हमारे भी यहाँ पे एक हमारे बीच में टुगेदरनेस आ जाए, कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी आ जाए, कोई कॉमन आइडेंटिटी आ जाए और एक फ्रेटर्निटी वाली फीलिंग स्प्रेड हो। तो ये जो है सबको रास्ता दिखाने वाली जो एक मूवी है वो है मूवी फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद में अदर कंट्रीज भी इस रास्ते पे चलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमने चीज़ें देखी कि अब ये है कि नए नए आइडियाज़ जो है ना स्प्रेड होने लगे थे। अब नए आइडियाज़ कौन से थे ऐसे जिससे एक यूनाइटेड कम्युनिटी के बारे में बात आ रही थी, एक नेशन के बारे में बात आ रही थी। तो नेशन स्टेट की जो सेंटिमेंट्स है ना उसको बढ़ाने के लिए ऐसे काफ़ी सारे जो है न्यू आइडियाज़ आ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो अदर कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे। जिसमें से फर्स्ट हम देख रहे हैं वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था, ला पैट्रिया एंड लेस एटियन। अब ये लैटिन वर्ड्स है। ला पैट्रिया मीन्स होता है फादरलैंड, यानी कि जो एक ऐसी कंट्री होगी जिसका हम लॉयल सिर्फ अपनी कंट्री के प्रति होंगे। जैसे हम इंडियंस के हिसाब से देख लेते हैं तो हमारी इंडिया है, उसको हम लोग भारत माता कहते हैं, मदर इंडिया है हमारी, तो हम क्या कहते हैं, सिर्फ एक मदर इंडिया हमसे सुपीरियर है, बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे पुअर हो चाहे वेल्दी पीपल्स हो, सब लोग इक्वल है, लॉ के सामने सब समान है। तो वही चीज़ वहाँ पे हो रही थी कि फादरलैंड जो है यानी कि फ्रांस के लिए हम लोग लॉयल होंगे और बाकी जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं ना, वो सब सिटीजन्स हैं। उनमें कोई भी ऐसा फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ हमारे ऊपर कोई है तो वो है हमारा फादरलैंड, बाकी हम लोग सब नीचे जो लोग सब एक समान है। एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया ये फादरलैंड वाला। फिर दूसरे, पहले क्या होता था, पहले वाले लोग जो होते थे ये मल्टी डायनेस्टिक रूल्स होते थे, अलग अलग राजा थे, तो लॉयल्टी भी किसके टुवर्ड्स दिखानी पड़ती थी, राजा के थ्रू दिखानी पड़ती थी। राजा जो है टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन में लगा हुआ था, वो ये नहीं सोचता था कि हमारे जो ये प्रजा है, हमारे जो सिटीजन्स हैं, इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
लेकिन वो लोग क्या करते थे, बस अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए लगे रहते थे। इसमें सिटीजन्स का कोई भी फायदा नहीं होता था, वो कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह के लड़ाई झगड़े हो। तो अब उन लोगों को लगने लगा कि नहीं यार, रोज रोज हमारी आइडेंटिटी के साथ में क्या हो रहा है ये सब चीज़ें, तो बोले ये ना, ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही थी। फिर उसके बाद में क्या देखेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में हमने देखा कि नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए। उसमें से एक था सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया था, जिसमें क्या था कि ऊपर जो एक सेंटर से सब चीज़ें जो है पूरे अदर जो स्टेट्स वगैरह हैं उनमें लागू हो जाएगी। मतलब कोई राजा नहीं होगा कि आप एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी के अंदर एंटर होते हो, राजा बदल गया, राजा बदलते ही सब चीज़ें बदल जाती है, रूल बदल जाता है। तो बोला गया कि नहीं, अब इस तरीके के सारे सिस्टम खत्म होंगे, अब एक सेंटर होगा, वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाएगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, सारे जो आप टैक्सेस ले सकते हो, आप राइट्स ले सकते हो, सभी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होगी। तो मतलब एक तरह से यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है यहाँ पे कि सबके लिए इक्वल हो गए हैं। मतलब हमने कहा ला पैट्रिया ला सिटियोन है, तो बाकी जितने भी लोग हैं वो लॉ के सामने इक्वल है, ये बात आ गई है। फिर उसके बाद में हम चीज़ें देखते हैं कि धीरे धीरे क्या और बदलाव हुआ है। तो उसमें बोला गया रीजनल डायलेक्ट जो भी थी ना, उनको सबको डिस्करेज कर दिया गया। उनमें कहा गया कि जो रीजनल डायलेक्ट्स मतलब हर एरिया में अलग अलग बोली बोली जाती है। जिस तरीके से हमने कहा राजस्थान में राजस्थानी बोली जा रही है, बंगाल में बंगाली बोली जा रही है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जा रही है, इस तरीके से रीजनल डायलेक्ट्स हैं। आप अपने घर में बोल सकते हो, लेकिन ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, ऑफिशियल जो वर्क होगा, वो सारा का सारा किसमें होगा, अब से फ्रेंच लैंग्वेज में। मतलब एक नेशनल लैंग्वेज बना दी गई है वहाँ पे फ्रेंच। जैसे हमारी हिंदी है, हमारे ऑफिशियल वर्क जो है या तो हिंदी में इंग्लिश में होगा, बाकी आप अपने घर में जो लैंग्वेज आप बोलते हैं, आपकी मदर टंग जो है उस अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज बोल सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। तो वहाँ पे भी क्या है, फ्रेंच को एक ऑफिशियल लैंग्वेज या कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया था। फिर उसके बाद में न्यू हिम्स कंपोज किए जा रहे थे, ओथ्स ली जा रही थी। मतलब पहले जो है जो भी होती थी ना, उसको भी ओथ्स लेनी है, कोई प्लेजेस लेनी है, तो वो राजा के लिए ली जाती थी कि हम हमारे इस जो टेरिटरी के राजा है उसके प्रति हम लोग लॉयल रहेंगे, हम जो भी कुछ करेंगे ना राजा के उसके अंदर रह के करेंगे। सारी चीज़ें जो सारी प्लेज है, सारी ओथ्स ली जा रही थी वो राजा के टुवर्ड्स। अब बोले नहीं, अब सारी सारी हम लेंगे हमारे फादरलैंड के थ्रू टूवर्ड्स कि हमारे जो है सुपीरियर हमारे लिए फादरलैंड है, और जो कुछ करेंगे हम हमारे फादरलैंड के लिए करेंगे, यानी फ्रांस के लिए करेंगे। न्यू हिम्स कंपोज होने लगे। हिम्स मतलब होता है कि नया जो गाने लिखे जाने लगे। तो जैसे वहाँ पे एक हमने कहा कि नेशनल सॉन्ग बन चुका था, वो था मर्सेल्स। अब वो लोग क्या करते थे, उसको गाने लग गए थे। जैसे हमारे जनगण मन हम लोग गाते हैं, उसी तरह वहाँ पे भी नए नए हिम्स कंपोज होने लगे, जो कि थे लॉयल्टी दिखा रहे थे किसके, जो उनके नेशन के थ्रू। बस ये था कि अब मल्टी डायनेस्टिक रूल खत्म हो जाना चाहिए, मतलब हो चुका है। और अब वहाँ पे क्या है, जो हिम्स लिखी जा रही है वो नेशन के टुवर्ड्स लिखी जा रही है। फिर हमने कहा पहले हर मल्टी डायनेस्टिक रूल है, एक टेरिटरी में दूसरे टेरिटरी में आप गए तो नए तरह के जो है कस्टम ड्यूटीज लग रही है बहुत, और जो सारी की सारी जो है चीज़ें हो रही थी। तो अब उनको बोला गया अब जो भी मल्टी डायनेस्टिक रूल्स है, जो ड्यूटीज है, ड्यूज है ना, अब वो सारे के सारे यहाँ पे नहीं लगेंगे, उन सबको अबॉलिश किया गया। अब बोले सेंट्रलाइज्ड ही टैक्स होंगे, सेंट्रलाइज्ड ही सारी कस्टम ड्यूटीज होगी, और जो भी मतलब पहले के राजा से रिलेटेड जो ड्यूज वगैरह आपके चल रहे थे मल्टी डायनेस्टिक रूल के, वो सब कुछ चीज़ें अबॉलिश कर दी गई, केवल सेंट्रलाइज सिस्टम वहाँ पे रखेंगे। फिर उसके बाद हम ये मानते हैं कि नेपोलियन आया तो उसने क्या करा, सब कुछ खत्म कर दिया, उसने डेमोक्रेसी को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। लेकिन वो लोग जो भुगत रहे थे ना, कौन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो वहाँ के सिटीजन थे, वो मोनार्की की वजह से बहुत चीज़ें मतलब भुगत रहे थे अपनी लाइफ में। बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ रहे थे। तो उनको इस तरह का ये भी गलत नहीं लगा कि डेमोक्रेसी का हनन होना भी उनको गलत नहीं लगा, क्योंकि वो आगे जो चीज़ें महसूस कर रहे थे ना वो उससे भी ज़्यादा वर्स थी। तो अब इसने डेमोक्रेसी हालांकि पूरी पूरी खत्म करी, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे रिफॉर्म्स भी लेकर आया था जिसकी वजह से वो लोगों में हीरो बन चुका था। तो ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट था, जब वो अपने आप को एम्परर वहाँ का बना देता है तो उसके बाद में वो एक सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आता है, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। उसकी वजह से क्या है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, फ्रांस के साथ साथ अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो अब जान लेते हैं कि जो ये सिविल कोड ऑफ 1804 था, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें थी जो वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था। यूरोप की हर कंट्री चाहती थी कि ये नेपोलियन हमारे यहाँ पे आए और जो ये राजा का रूल है, मोनार्की है, उसको खत्म कर दे, और हम लोग भी जो है फ्रांस की तरह जो है हमारे यहाँ पे भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आए। तो ये उनकी सोच थी। अब हम लोग जब बात करते हैं कि अब उसने कहा सबसे पहला तो जो कोड था, ये कौन सा कोड, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड कहते हैं, उसने सारी बर्थ प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया। पहले क्या होता था, राजा का बेटा
पैदा होते ही वो एक राजकुमार बन गया तो उसको सारी प्रिविलेजेस मिलने लग जाती थी, उसको किसी भी तरह का मतलब हर तरह की मतलब आप देखोगे ना हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उनको, बहुत अच्छा खाना पहना रहना सब कुछ मिल रहा है, मतलब पैदा होते ही वो लोगों के लिए राजा बन चुका है, तो अब मतलब सब हाथ जोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे सारे बर्थ प्रिविलेजेस को उन्होंने खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब आप मेरिटोरियस हो, उसी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी तरह की प्रिविलेजेस को आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते हो। बर्थ प्रिविलेजेस सारी खत्म कर दी। आप क्लर्जी ग्रुप में पैदा हो, चाहे आप जो है नोबेलिटी में पैदा हो, आपको किसी भी तरह की बर्थ प्रिविलेजेस नहीं दी जाएगी। अब उसमें यहाँ देखा सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई थी ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ना एस्टैब्लिश हो गई थी। उसमें क्या हुआ था कि अब जो है हमने कहा ला पैत्रिया और ला सित्योन वाला सिस्टम चल रहा है, तो ला पैत्रिया तो फादरलैंड हो गया, ला सित्योन में जितने भी लोग हैं चाहे वो किसी भी एस्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हो, सब जो है लॉ के सामने सेम है। अब इसको हम एक चीज समझ सकते हैं, मान लो एक एक्सीडेंट हुआ, एक तरफ थर्ड एस्टेट का आदमी है और एक तरफ जो है क्लर्जी ग्रुप का आदमी है। क्लर्जी ग्रुप वाले ने क्या है जो थर्ड एस्टेट वाले को उसको टक्कर मार दी। अब जब वो कोर्ट में गए, पहले का सिस्टम क्या होता था कि अगर फर्स्ट एस्टेट ने की तो कभी गलती होगी नहीं, लेकिन अब जब हमने बात की इक्वालिटी बिफोर लॉ तो उसके अंदर क्या होने लगा, जिसकी गलती है उसको पनिशमेंट मिलेगी। मतलब हम मान लो कि फर्स्ट एस्टेट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, किसी को भी मिलेगी। तो उसमें केवल इस आधार पे कि वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, इस केस में उसके खिलाफ कोई सजा या पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी। तो ये अब सब चीजें खत्म कर दी गई। फिर हम लोग चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड देख लेते हैं, यानी कि सिविल कोड ऑफ 1804। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सिविल कोड ऑफ 1804 के कुछ फीचर्स लिखिए। ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो हम लोग एक चीज को समझते हैं। अब जैसे पहली चीज कही दी थी, जब सिविल कोड ऑफ 1804 आया था उससे ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो गए थे, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव हो गए हैं। अब क्या पहले के टाइम में क्या हुआ, आप कहीं पे भी जा रहे हो तो एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी में जाते हैं, वहाँ पे सब चीज़ें बदल जाती थी, तो इसलिए लोग ट्रेड करने से घबरा रहे थे। लेकिन हमने इंटरनल ड्यूटीज़ वगैरह सब खत्म कर दी, तो अब ट्रेडर्स जा रहे हैं। अब उसके लिए हमने बहुत बड़ी बड़ी रोड लाइन्स भी बिछा दी है, अब रोड्स बिछा दिए है, सब चीज़ें हम लोग सेटअप कर दिया है, कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप कर दिया है, तो ट्रेडर्स को ईजी हो रहा था ट्रेड करना, तो इससे बड़ा फायदा हो रहा है। तो यही चीज़ें जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को बड़ी अच्छी लग रही थी। फिर इसी तरह से हम दूसरी चीजें देखते हैं कि उन्होंने डिड अवे विथ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन अर्थ। ये तो बर्थ हमने कहा है, जन्म की सारी प्रिविलेजेस उन्होंने खत्म कर दी कि अब जन्म से आपको कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, कुछ करोगे तो उसके बदले आपको सुख सुविधाएं मिलेगी। फिर हम लोग तीसरी चीज की तरफ चलते हैं, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम और मिनोरियल ड्यूज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था ना फर्स्ट सेकंड स्टेट के थ्रू थर्ड स्टेट का, तो उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था फ्यूडल सिस्टम का। फ्यूडल सिस्टम क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या है, एक राजा है, सेंट्रलाइज्ड पूरा सिस्टम का रखा है, सेंटर में बैठा है। अब उसको क्या अकेला वो सारे के सारे काम नहीं संभालता है, तो इसलिए क्या कर रखा है उसने, हर स्टेट में एक फ्यूडल सिस्टम, मतलब कुछ लैंड दे दिया, बोले आप यहाँ पे काम करो और उससे रेवेन्यू कमाओ, तो उसमें से मुझे पोर्शन दे देना, आप मेरे को एक परसेंटेज, और कुछ आप अपनी सैलरी के रूप में रख लेना। ये हो रहा था। अब फ्यूडल चीफ्स क्या होते थे, वो चाहते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, इसलिए वो थर्ड एस्टेट को एक्सप्लॉइट करते थे। तो अब जो थर्ड एस्टेट को एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, क्यों हो रहा था कि फ्यूडल लॉर्ड्स को पैसा देना है किंग को भी, और उनको अपनी सैलरी भी रखनी है, तो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, जो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, वो जो ये पीजेंट्स होते हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, बहुत कम पैसा उनको देते थे, उनको किसी भी तरह की मतलब ये लाइफ जीने की जो चीज़ें होती है ना बेसिक, वो भी उनको अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते थे। तो इन्होंने बोला कि फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया कि अब कोई फ्यूडल चीज वो नहीं होंगे, डायरेक्टली जो है सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। सर्फडम का मतलब होता है जो थर्ड एस्टेट है, जो बाउंडेड लेबर्स होते थे उनको सर्फडम्स कहा जाता था, जिनको मतलब सारी की सारी जो फ्यूडल चीफ्स के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता था, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, उन सबको खत्म कर दिया। मिनोरियल ड्यूज मतलब राजा से रिलेटेड आपके कोई भी ड्यूज अगर बाकी है ना, उन सबको खत्म कर दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे की चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। उसने जो है थर्ड एस्टेट के लोगों को भी राइट्स टू प्रॉपर्टी दे दिया था कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आपके पास मनी है तो आप जो है प्रॉपर्टी भी ओन कर सकते हैं, ये उसने दे दिया। तो अब इतनी अच्छी चीज़ें कर रहा है तो वो हीरो तो बनना ही है ना, तो वो हीरो बनने लगा था और लोगों को लगने लगा था कि नहीं यार ऐसा हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस जो है वो पूरी तरह रिमूव कर दी। अब गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन मतलब जो है ट्रेड के लिए जो ग्रुप्स बनते थे ना, उन लोगों को क्या करा गया था, उनके ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। आप एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी के अंदर एंटर करते हो तो वहाँ पे करेंसी बदल गई,
आप दूसरी उसमें गए हो तो वहाँ पे टैरिफ बैरियर्स बदल गए, इसकी वजह से क्या ट्रेडर्स ट्रेड करना ही नहीं चाहते थे। तो अब ये इस तरीके से, क्योंकि अब मल्टी डायनेस्टी रूल ही खत्म हो गया तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन भी खत्म हो गए, इजीली ट्रेड कर रहे हैं, इजीली इकोनॉमिक ग्रो हो रही है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। फिर आगे की चीज़ें हम लोग समझते हैं कि उन्होंने जो है एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी, हमने कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ वहाँ पे एस्टैब्लिश कर दी गई, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई है। अब इसके बाद में हमने चीज़ें देखी है कि बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें कि नेपोलियन ने इतने अच्छी चीज़ कर दी, इसकी वजह से सब खुश होने ही थे खुश। अब हमने देखा उसने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बहुत इजी कर दिए थे, वेट्स जो है इक्वल कर दिए थे। पहले के टाइम में एक जगह आप जा रहे हो, जो वहाँ पे कपड़े का मतलब 1 मीटर में इतना कपड़ा आना चाहिए, तो हर जगह वो मेजरमेंट अलग अलग था, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग था। एक जगह से दूसरी जगह जाओ, फिर वो मेजरमेंट बदल रहा है, वो उनकी रेट्स बदल रही है, सब चीज़ें हो रही थी। अब वो सब चीज़ें हटा दी गई और बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया ताकि इजीली सब काम हो सके। फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश हो ही गया है। अब सब्सिडी के उसने जो सर्वडॉम और मेनोरियल ड्यूज थे, सबसे पीजेंट्स को फ्री कर दिया। फिर उसने गिल्ड सिस्टम रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसने बहुत अच्छा कर दिया। अब इसके बाद में आप चीज़ें समझने की कोशिश करो। Napoleon took away political freedom, increased taxes, imposed censorship and forced people to join French army. अब इतना अच्छा करने के बाद में भी नेपोलियन ने प्रॉब्लम करी है कि जो उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम है ना वो पूरी छीन ली है, क्योंकि उसको पता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई तो कि कभी भी हमें धक्के मार के यहाँ से भगाया जा सकता है। फिर उसके बाद में कहा जो सेंसरशिप थी उसने वो लगा दी कि आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं कर सकते, राजा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इतनी मतलब जो भी आपकी जो हम बात करते हैं ना अभी नेचुरल इनएलिएबल राइट्स वगैरह, उन सब पे उन्होंने सेंसरशिप कर दी थी। और वो एक चीज़ और करता, क्योंकि वो आर्मी के बलबूते ही किंग बनाए, तो वो चाहता था कि मेरी आर्मी बहुत बड़ी हो, तो लोगों को जबरदस्ती रिक्रूट कर रहा था वो कि आप फ्रेंच आर्मी के अंदर एनरोल हो। तो ये चीज़ें वो कर रहा था। तो इस तरह से क्या है, वो गलत भी कर रहा है, लेकिन जो पहले भोगा है ना वो ज़्यादा खराब था, इसलिए राजा ये मतलब हीरो बन गया था नेपोलियन। ये पूरी चीज़ें हमने समझ ली, पूरे फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड हमने देख लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ वो चीज़ें हमने सारी की सारी देख ली है। तो ये ही सारे कारण थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके, इन्फ्लुएंस होके यूरोपियन सारी कंट्रीज चाहती थी कि हमारे यहाँ पे भी क्या हो, मोनार्की अबॉलिश हो जाए, नेपोलियन आ जाए और वापस से इस तरीके से रिफॉर्म जाए। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये सब कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो एक नया, एक बोलते हैं ना हम लोग, एक आइडिया स्प्रेड हो रहा था पूरे यूरोप में, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आई थिंक आपको ये सारी क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज जो है इन्फ्लुएंस हो रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और भी इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे इंडस एड की यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।